देखो आज हम पढ़ने आ रहे हैं दुर्गा देवी के बारे में। जैसे आपने बहुत सारी वीरांगनाओं के बारे में पढ़ा होगा, हमारे देश में क्रांति में जिनका सहयोग रहा है, बहुत हैं, अनगिनत हैं ऐसी। तो ये जो दुर्गा देवी है ये जासूस थी, एक ऐसी मतलब इनकी कहानी है कि इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो इनकी जो अनटोल्ड स्टोरी है वो वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ समय पहले 2 दिन पहले इनकी जयंती अभी गुजरी है, तो लोग इनके बारे में कम पता है। तो आज हम बात करेंगे दुर्गा देवी के बारे में, ऐसी वीरांगना जिनका नाम जो है इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक कि उनका आज़ादी में हमारी क्या योगदान रहा, उन्होंने क्या किया, उन्हें क्यों याद किया जाता है। तो पढ़ेंगे आज हम। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल पाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी कैंपस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुर्गा देवी जिनका उपनाम दुर्गा भाभी भी है, अभी मैं बताऊंगा आपको उनका नाम दुर्गा भाभी क्यों पड़ा। अब पहले हम जानते हैं दुर्गा देवी के बारे में थोड़ा। जैसे कि देखो, दुर्गा देवी का जन्म हुआ था वो हुआ था 7 अक्टूबर 1907 को। दुर्गा देवी का जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1907 को। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था शहजादपुर ग्राम में। ये कहाँ पर है? ये है सीतापुर तहसील में। शहजादपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। सीतापुर तहसील जो कि वर्तमान के कौशाम्बी जिले में आती है, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला है, तो वर्तमान में वहाँ पड़ती है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था बांके बिहारी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो वर्तमान में प्रयागराज इसका नाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाजिर थे। तो पद होता है नाजिर का, तो वो जो है नाजिर के पद पर कार्यरत थे। अब इनकी माता का नाम था यमुना देवी। अब यमुना देवी का 10 वर्ष जब इनकी आयु थी दुर्गा देवी की, तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत कम अल्पायु में इनका देहांत हो गया था। तो क्या हुआ था? तो इनका लालन पाषण यानी इनका जो पोषण करा था, जो पाला था इन्हें, उनके रिश्तेदारों ने पाला था, क्योंकि बहुत कम उम्र में इनकी माँ का देहांत हुआ। तो उनका जो पालन पोषण करा वो करा इनके रिश्तेदारों ने। इनका विवाह किससे हुआ? तो इनका विवाह हुआ भगवती चरण बोहरा से। बहुत चर्चित नाम है ये। 10 वर्ष की जब इनकी आयु थी तभी इनका विवाह कर दिया गया। किससे? भगवती चरण बोहरा से। इनके जो भगवती चरण बोहरा के जो पिता थे, यानी कि इनके ससुर थे, उनका नाम था शिव चरण बोहरा। अब ये शिव चरण बोहरा जो है अंग्रेजी सरकार के अंडर में काम करते थे। अब इन इतने वफादार थे अंग्रेज सरकार के लिए ये, कि अंग्रेजी सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि दी थी। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राय साहब की उपाधि शिव चरण बोहरा को किसने दी थी? तो अंग्रेजी सरकार ने दी थी। अब देखो, इनके जो भगवती चरण बोहरा थे, इनके पिता जो है अंग्रेज सरकार के बहुत ज़्यादा वफादार थे। अब जो भगवती चरण बोहरा थे, यानी इनके पुत्र दुर्गा देवी के पति, वो इस बात से बहुत जलते थे कि मतलब हमारे जो पिता हैं भगवती चरण बोहरा के पिता शिव चरण बोहरा, तो वो अंग्रेज सरकार के इतना समर्थन क्यों करते हैं? पर वो एक आदर्शवादी पुत्र थे, तो अपने पिता का सीधे तौर पर विरोध नहीं करते थे, पर उनके मन में एक कुंठित भावना थी कि मेरे पिता इनका जो है समर्थन ना करेंगे सरकार का। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था सचिंद्र, जिसे प्यार से दुर्गा देवी सची बोलती थी। उसका नाम था सचिंद्र, पर कंफ्यूज होना है। देखो, सचिंद्र जो है इनके पुत्र का नाम भी था। और 1924 में एचआरए की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। इनके पुत्र का नाम था सचिंद्र, दुर्गा भाभी प्यार से उसे सची कहती थी। अब इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या था? तो इनकी पढ़ाई लिखाई जो है, इनकी माँ का जब देहांत हुआ तो पढ़ाई लिखाई इनकी ज़्यादा हो नहीं पाई। ये केवल 5वीं तक ही जो है पढ़ाई कर पाई। 5वीं तक कोई पढ़ाई नहीं मानी जाती है, बहुत कम, मतलब लिखना पढ़ना भी नहीं आता था उनसे। जब इनकी शादी हुई भगवती चरण बोहरा से, तो भगवती चरण बोहरा जो है एक संपन्न परिवार के व्यक्ति थे। उनके पिता भी अच्छे पद पर थे, अमीर घराना था इनका। तो उन्होंने इन्हें पढ़ाया, शादी के बाद उन्होंने इन्हें पढ़ाया और पढ़ा लिखा के इतना इन्हें काबिल बना दिया कि शादी के बाद ये खुद भी पढ़ी और बाद में इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर क्या था? अब देखो, जो इनके पति थे उनका नाम था भगवती चरण बोहरा। ये अंग्रेज सरकार से बहुत कुंठित थे, मतलब इनके मन में जो है भावना बहुत अंग्रेज सरकार के विरुद्ध थी कि भाई हम इस अंग्रेज सरकार ने हमारे देश पे कब्जा कर रखा है, अब किसी सूरत से ये जो है अंग्रेज यहाँ से भारत छोड़कर जाएं। तो ये जो है क्रांतिकारी थे, बहुत योगदान रहा इनका भी क्रांति में। अब देखो, ये क्या था? 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ये देखो एचआरए की स्थापना करी थी 1924 में सचिंद्र सान्याल ने। अब इसमें जो सहयोग रहा है वो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और भगवती चरण बोहरा, इनका सबका सहयोग रहा था। अब क्या था कि जो दुर्गा देवी थी भगवती चरण बोहरा की पत्नी। अब ये लोग सब घर में आते थे, इनके आना जाना घर में लगा रहता था। सारी जितनी क्रांतिकारी षड्यंत्र होते थे, जितनी भी मतलब योजनाएं बनाते थे, तो ये सब जो है भगवती चरण बोहरा के घर पे ही बनाते थे। अब ये जो है दुर्गा देवी जिनका नाम है, ये भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। तो इन्हें सारे क्रांतिकारी राजगुरु, सुखदेव और जो है ये बटुकेश्वर दत्त वगैरह प्यार से इन्हें भाभी कहते थे। तो इनका उपनाम पड़ गया था दुर्गा भाभी। ध्यान रखना, ये दुर्गा भाभी, इनका पूरा नाम जो था, शादी होने के बाद भगवती चरण बोहरा से इनका नाम पड़ा दुर्गा देवी बोहरा। पर इन्हें जो क्रांतिकारी थे, जो प्यार से ना दुर्गा भाभी कहते थे। और ये भी सभी क्रांतिकारियों को, खासकर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, इन्हें जो है अपने पुत्र के समान ही मानती थी। अब क्या हुआ
ये लोग जो है भगवती चरण बोहरा के घर पे मतलब मीटिंग करते थे अपनी, कैसे कैसे क्या करना है आगे, रणनीति क्या है हमारी, तो उसके विषय में चर्चा करते थे। तो प्यार से ने जो है भगवती चरण बोहरा की पत्नी को दुर्गा भाभी कहने लगे सब लोग। अब इनके ये भी ध्यान रखना है, जो सचिंद्र सान्याल है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला कि बंदी जीवन के लेखक कौन है, ये एग्जाम में पूछताछ थी, तो ये याद रखना आपको, 1 नंबर मिलता है यहाँ से कि बंदी जीवन के जो लेखक हैं उनका नाम है सचिंद्र सान्याल, जिन्होंने HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी इसकी स्थापना करी थी 1924 यानी कि 1924 में। तो ये क्वेश्चन पूछता। अब देखो, जब सचिंद्र सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी तो उसका एक घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया। उस घोषणा पत्र का नाम रखा इन्होंने रेवोल्यूशनरी, ठीक है, उस घोषणा पत्र का इन्होंने नाम रखा रेवोल्यूशनरी। अब इस घोषणा पत्र क्या था, इस घोषणा पत्र में इन्होंने जो है ना पर्चे छपवाने शुरू करे नगर में, मतलब अपनी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए नगर नगर इन्होंने अपने पर्चे छपवाने शुरू करे। अब पर्चे छपवाने का काम जो है 2 लोगों को दिया गया। एक लड़का था इनका मतलब सदस्य था इसी HRA का, उसका नाम था इंदर, और जो बांटने का काम दिया गया इंदर को दिया गया दीवारों पर चिपकाने का काम, और जो पर्चे लोगों को बांटने का काम दिया गया वो गया है दुर्गा भाभी को। तो अब ये बात भी ध्यान रखना कि जो इंदर था वो दुर्गा भाभी के बहुत करीब था। क्यों? क्योंकि जब घर में मीटिंग चलती थी, घर में योजनाएं मतलब चर्चा होती थी, तो जो इंदर था वो लोगों के लिए चाय बना के देता था, चाय नाश्ते का इंतजाम जो दुर्गा भाभी की मदद करता था वो, तो दुर्गा भाभी का बहुत प्रिय था वो। अब 2 लोगों का काम दिया गया, एक तो दिया गया काम दुर्गा भाभी को पर्चे बांटने का, मतलब महिलाओं तक हमारी जो रेवोल्यूशनरी पत्र है उसके बारे में लोगों को बताना कि मतलब क्या करना चाहिए हमें सरकार से, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में कैसे कदम उठाने चाहिए, और दीवारों पर पर्चे चिपकाने का काम दिया गया इंदर को। अब इंदर क्या था, इंदर पर्चे चिपका रहा था। अब पर्चे चिपकाते चिपकाते इंदर जो है धोखे से पुलिस थाने के बराबर वाली दीवार पर पर्चे चिपकाने लगा। उसे मतलब इतना मग्न हुआ पर्चे चिपकाने में कि उसे याद ही नहीं रहा कि बराबर में थाना है। अब वहां पे क्या था, वहां पे अंग्रेज अधिकारियों ने उसे देख लिया, और देख के अंग्रेज अधिकारियों ने उसे जो है इंदर को गोली मार दी। अब शाम को उसका सब घर में आया, सब लोग बैठे थे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह वगैरह। अब दुर्गा भाभी जो है अपने पर्चे मतलब बांट कर, दुर्गा भाभी जो है जासूस का काम करती थी, क्योंकि महिलाओं पे जो है अंग्रेज सरकार शक नहीं करती थी कि महिलाएं भी जो है मतलब जासूस हो सकती हैं। तो ये क्या करती थी, ये जो बंदूक है, पिस्तौल है, असला बारूद जो है, ये अपने सब्जी के थैले के नीचे छुपा के सप्लाई करती थी और क्रांतिकारियों को, तो इन पे लोग शक नहीं करते थे। जब ये शाम को लौट कर आई, उन्होंने देखा कि भाई इंदर जो है इनका जो प्रिय मतलब वो था, देवर था इंदर के, उसकी सब जो है जमीन पर पड़ा है। तो इन्हें देख के बड़ा दुख हुआ। अब दुआ ऊपर इन सब लोगों ने कसम भी खाई थी कि इन्हें पता था कि कुर्बानी जरूर होगी, सबकी कुर्बानी होगी, कोई ना कोई जरूर मरेगा, एक ना एक दिन शहीद होगा। तो जो है पर इन्होंने कसम ये खाई थी कि हम जो है कभी भी आंसू नहीं बहाएंगे किसी शहादत पर। तो दुर्गा भाभी को वहाँ से मतलब इतना मन इनका विचलित हुआ, इन्होंने वहाँ से कसम खाई कि मैं जो है कुछ ऐसा काम करूंगी कि अंग्रेजी सरकार जो है, हुकूमत जो है भागने पे यहाँ से मजबूर हो जाए। तो बहुत बड़ा योगदान था दुर्गा भाभी का। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो उनके बारे में। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद जो है जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके कुछ समय बाद जो है इसका HRA मतलब HRA जो है काम इनका धीमा पड़ने लगा। तो HRA को पुनर्गठन करा गया, HRA का एक नए नाम से। वो नया नाम क्या था, तो HRA के स्थान पर देखो जो HRA था, ये पहले HRA था, अब HRA को HSRAA कर दिया। HSRAA का मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन। इस 4 साल के बाद यानी कि HRA के 4 साल बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन का गठन किया गया 1928 में। और गठन किसने करा, तो गठन करा था पहले करा था HRA का गठन सचिंद्र सान्याल ने, पर अब की बार जो गठन किया गया, तो अब की बार जो गठन किया वो बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्रांतिकारियों ने सबने मिलकर इसका गठन करा। किसका, HSRAA। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि HRA अलग पूछता है और HSRA, या तो ये आएगा खाली HSRA या पूरा नाम आएगा HSRAA कि इसका गठन किसने करा। तो इसके गठन में जो मुख्य भूमिका थी, तो मुख्य भूमिका जो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और जो है भगवती चरण बोहरा, इनकी मुख्य भूमिका थी। पर क्रांतिकारी सभी के थे, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सबके जो है मतलब राज्यों के क्रांतिकारियों ने मिलकर इसमें जो है गठन करा, भाग लिया था। अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने HRA को पुनर्जीवित करा था। इसके द्वारा इन्होंने मतलब HRA को जो वास्तविक स्वरूप था उसमें कुछ चेंज करके, मतलब जो योजनाएं थी, जो नियम थे, उसमें कुछ नियमों बदलाव करके वो चेंज करके HSRAA कर दिया। अब देखो उसके बाद क्या था, ये HSRAA के गठन के बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, बहुत ज़्यादा चर्चित टॉपिक है ये, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, अभी और पढ़ लीजिए। अगर आप कहेंगे कि साइमन कमीशन पर पूरी वीडियो बनाओ, तो इसके लिए हम पूरी वीडियो अलग से बनाकर डाल देंगे, अगर आपका मतलब कमेंट आएंगे कि सर बनाओ उस पर वीडियो। अब देखो साइमन कमीशन क्या था, 1928 भारत आया। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे सर साइमन। उनके नाम पे ही इस कमीशन का नाम जो है साइमन कमीशन पड़ा। अब इसका उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का,
इसका उद्देश्य था, जो उस समय संविधान लागू था, अंग्रेज सरकार ने संविधान लागू किया था, तो उसमें देखकर मतलब तत्कालीन संविधान में क्या क्या बदलाव करे जाएं, तो इसके उद्देश्य के लिए साइमन कमीशन गठन करा। अब साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था सर साइमन, वो क्या था, वो पूरे देश में भ्रमण कर रहा था, पूरे देश में घूम रहा था कि भाई जो है मतलब घूम के लोगों की विचारधारा देख रहा था कि यहाँ पे कानून किस राग को होना चाहिए, यहाँ पे किस राग को होना चाहिए। जैसे आज के दौर जो है मतलब देश हमारा आज़ाद हो चुका है। पहले क्या था? पहले ऐसा नहीं था, पहले ये राष्ट्र एक नहीं था, पहले अलग अलग रियासतें थी। हैदराबाद की रियासत अलग, जूनागढ़ अलग थी, कश्मीर अलग थी, सिक्किम अलग थी, इस तरीके से बटा हुआ था ये। तो संविधान वहाँ पे एक लागू नहीं कर सकते, वहाँ पर अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार जो है संविधान देखना पड़ता था। फिर क्या था कि साइमन जब भारत आया, तो भारत आने के बाद इसने भ्रमण करना शुरू करा। भ्रमण करते करते लोगों के बीच में पहुंचा, ये देखा कि मतलब यहाँ पे क्रांतिकारी कितना दमन करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी हैं जो मतलब चिंगारी भड़का रहे हैं क्रांति की, तो उनका दमन करने के लिए। अब ये क्या था, जब ये लाहौर पहुंचा साइमन कमीशन का अध्यक्ष जो था सर साइमन, ये जब लाहौर पहुंचा, तो लाहौर पहुंचने के बाद जो है जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय ने इसका जो है साइमन कमीशन का विरोध किया। अब ये लाला लाजपत राय ने तो विरोध किया, इन्होंने भारत ने विरोध किया था। इसका विरोध क्यों किया था? विरोध का मुख्य कारण ये था इसका कमीशन का विरोध करने का कि साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस बात जो है भारतीय लोगों को बहुत खल रही थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हमारा ही देश और हम ही जो है सदस्य नहीं है। तो इन्होंने इसका विरोध करा और इसके विरोध में इन्होंने एक संविधान, अपनी समिति बनाई संविधान बनाने के लिए। उस समिति का नाम रखा इन्होंने नेहरू समिति। उस समिति का नाम रखा इन्होंने नेहरू समिति। देखो विरोध का कारण क्या था कि समिति में कोई सदस्य ना होना, उस समिति का नाम रखा इन्होंने नेहरू समिति। अब ये जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तो लाहौर पहुंचने पर जो है लाला लाजपत राय की अगुवाई में एक जो है वो था, मतलब विरोध कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसे, जुलूस टाइप का था। तो जुलूस में जो है लाला लाजपत राय आगे थे। अब साइमन जब पहुंचा लाहौर में, तो साइमन गो बैक के नारे सब लोग लगाने लगे, और सबसे आगे जो मुखिया थे इनके वो थे लाला लाजपत राय। अब क्या हुआ, लाला लाजपत राय जब आ गए थे, जो साइमन ने लाठीचार्ज का आदेश दिया पुलिस को। अब पुलिस ने लाठीचार्ज करी। अब उस लाठीचार्ज में जो है एक लाठी गलती से जो है लाला लाजपत राय जी की सिर में लग गई, और सिर में लगने के कारण उनकी तत्काल जो है मृत्यु हो गई कुछ समय बाद। अब फिर क्या था, फिर जो है अब उनकी मृत्यु हो गई, तो पूरे देश में जो है मतलब भयंकर विद्रोह था कि लाला जी के हमारे बहुत बड़े लीडर थे उस समय, ये उनकी मृत्यु ने पूरे देश को हताहत कर दिया, बहुत ज़्यादा लोग छत बिछत हुए। अब क्या था, अब इनकी मृत्यु के बाद जब इनका सब घर लाया गया, तो सभी क्रांतिकारियों ने कसम खाई, खासकर दुर्गा भाभी ने। उन्होंने कहा कि लाला जी की मृत्यु जो है खाली नहीं जाएगी, इनका बदला लिया जाएगा। तो प्रतिशोध के लिए इन सब क्रांतिकारियों ने योजना बनाई, और उस योजना में क्या कहा गया, उस योजना में ये कहा गया कि जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, यानी कि जो वहां का एसपी था, लाठीचार्ज का आदेश दिया था, वो दिया था स्कॉट ने। स्कॉट जो है वहां का कौन था, ये एसपी था। एसपी यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि इस समय होता, तो ये वहां का एसपी था। तो इसने जो है उन्होंने क्रांतिकारियों ने कहा कि स्कॉट की मौत से ही लाला लाजपत राय जी की जो है आत्मा को शांति मिलेगी। तो उन्होंने योजना बनाई कि स्कॉट को हम गोली मारेंगे। अब योजना में सब लोगों ने हामी भर दी। हामी भरने के बाद जो है भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सब लोग जो है मिलके मतलब गए स्कॉट के लिए। अब देखो योजना में ध्यान रखना, भगत सिंह थे, दुर्गा भाभी थी, नहीं ये बाद में आए थे। पहले मृत्यु करी, स्कॉट की मृत्यु किसने करी? देखो स्कॉट की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु हो गई सैंडर्स की। वो कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि स्कॉट और सैंडर्स जो है मतलब देखने में अंग्रेज जो है सब एक जैसे लगते थे। अब ये जब मतलब गए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वगैरह जब ये गए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि स्कॉट जो था वो तो था कार में, और सैंडर्स जो था, सैंडर्स था बाइक पर, सैंडर्स बाइक पर था। अब इन्होंने स्कॉट के धोखे में गोली जो है सैंडर्स को मार दी। इन्होंने समझा कि यही है स्कॉट, इन्होंने गोली सैंडर्स को मार दी और सैंडर्स की तत्काल मौत हो गई। अब इन्होंने गोली मारी कैसे? जो राजगुरु थे वो साइकिल का मतलब चैन संभाल रहे थे, उन्हें पता था, उन्होंने देख रखा था, तो उन्होंने इशारा करा, तो उन्होंने भगत सिंह ने जो है गोली चलाई, पर गोली स्कॉट को ना लग के गोली सैंडर्स को लगी, तो सैंडर्स की मौत हो गई। अब फिर क्या था, फिर जो है पूरे देश में मतलब चर्चा होने लगी अंग्रेजी सरकार में कि हाँ भाई गोली जो है सैंडर्स मतलब मरा है, बहुत बड़ा अधिकारी था सैंडर्स भी, सैंडर्स मरा है, सैंडर्स मरा है। अब सैंडर्स क्या था, पूरे देश में पुलिस जो है ना ढूंढने लगी भगत सिंह को, इनकी शिनाख्त भी हो गई, लोगों ने पहचाना, अंग्रेजी सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने पहचान लिया कि भाई जिसने, एक रेडियो पे मैसेज भी आया कि सैंडर्स की हत्या एक युवक ने करी है और उसकी छोटी हल्की दाढ़ी है और सिर पे पगड़ी पहनता। इनकी शिनाख्त जो है इस रूप में हुई। अब इनकी जो है पूरे देश के अंदर जो है इनकी छानबीन होने लगी, लाहौर, खासकर लाहौर में, क्योंकि उस समय लाहौर में थे ये, तो लाहौर में जो है पुलिस का पहरा बढ़ने लगा। अब जब रात में मतलब इनकी जो है वो हो रही थी, छानबीन चल रही थी,
तो भगत सिंह जो थे दाढ़ी रखते थे और जो है सर पे अपना पग बांधते थे, जो सिख लोग बांधते हैं हमारे भाई, तो पग बांधते थे। और रात में क्या हुआ, जब ये इनकी मीटिंग होती थी दुर्गा भाभी के घर पर, अब दुर्गा भाभी के घर पे कौन कौन आए देखो, दुर्गा भाभी राजगुरु के साथ में, राजगुरु और सुखदेव के साथ में जो है भगत सिंह आए। अब भगत सिंह ने क्या किया, भगत सिंह ने अपना हुलिया चेंज करा। अब हुलिया कैसे चेंज करा, जो सिर पे पगड़ी पहनते थे उन्होंने अपनी पगड़ी जो है उतारी और छोटे छोटे बाल करा लिए, बाल अंग्रेजी कट उन्होंने कराया, और जो दाढ़ी थी दाढ़ी बिल्कुल सेव उन्होंने करा ली अपनी। मतलब एक कितना बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि जो है बलिदान है ये, कि एक सिख व्यक्ति ने अपने देश के लिए अपनी पगड़ी उतार दी, क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा सम्मान होती है उनकी पगड़ी। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी पगड़ी भी नीचे उतार दी, और जो दाढ़ी होती है उनकी जो खत रखते हैं वो उन्होंने दाढ़ी अपनी साफ करा दी। अब वो शाम को घर आए, घर आने के बाद राजगुरु और सुखदेव साथ में थे। अब भगत सिंह जो है बेखटक दरवाजा खटखटाया रात में, और दुर्गा भाभी अकेली थी घर पर, वो डरी क्योंकि पता था कि पूरे देश में जो है अंग्रेजी सरकार जो है भगत सिंह को ढूंढ रही है। उन्हें लगा शायद कोई जो है बाहर अंग्रेजी अधिकारी है। उन्होंने डरते डरते उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा कि एक गोरा चिकना मतलब युवक जो है, मतलब काफ़ी स्मार्ट थे भगत सिंह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, गोरी चमड़ी थी उनकी। अब भगत सिंह जो है राजगुरु सुखदेव के साथ थे, और बेखटक जो है वो कमरे के अंदर घुसाए। अब दुर्गा भाभी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये आप व्यक्ति कौन है, अंग्रेज व्यक्ति कौन है, मतलब इतना गोरा चिट्टा व्यक्ति कौन है ये जो मेरे घर में बेहटक घुस रहा है। पर उनकी हिम्मत बनी राजगुरु और सुखदेव को देखकर। अब वो पहचान नहीं पाएंगे ये व्यक्ति कौन है। अब उन्होंने जो है राजगुरु को एक कोने में लेके गई, और कोने में ले आकर पूछा राजगुरु से, भाई राजगुरु देवर जी ये बताओ कि ये व्यक्ति कौन है जो मेरे घर में बेखटक घुसाया। तो वो सब लोग हंसने लगे। अब फिर भगत सिंह बोले लास्ट में हंसते हंसते कि जब मेरी भाभी मुझे नहीं पहचान पाई तो अंग्रेजी सरकार मुझे क्या पहचानेगी। जब इतना उन्होंने कहा तो दुर्गा भाभी ने एकदम पहचान लिया, अरे भगत ये तो मेरा भगत है। तो उन्होंने रात में योजना बनाई कि हम जो है लाहौर से कलकत्ता ट्रेन से चलेंगे। और ट्रेन से क्या चलेंगे, उन्होंने योजना में ये बताया कि भगत सिंह जो है मेरे पति बनेंगे, मैं भगत सिंह की पत्नी बनूंगी, और सची यानी कि सचिंद्र जो उनका लड़का था वो हमारा पुत्र बनेगा। और राजगुरु को नौकर बनाया गया, राजगुरु के मैले कुचले कपड़े पहना के उसे नौकर बनाया गया। अब ये जो है स्टेशन पर पहुंचे। अब स्टेशन पर पहुंचे, स्टेशन पर जाने से पहले भगत सिंह ने समझाया कि भाभी देखो इसमें आपकी जान का खतरा, और आपकी सची भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो सकता। पर इतनी वीरांगना थी ये कि मौत से ये कभी नहीं डरी, ना ही मौत से डरी और ना ही अपने पुत्र का बलिदान करने से कभी डर लगा। इन्होंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे जो है बस तुम्हें अंग्रेज सरकार से बचाना है। अब ये गई स्टेशन में गई, ये जाना कहाँ था ना, लाहौर से कलकत्ता। इन्होंने 2 टिकट लिए, अपने लिए और राजगुरु के लिए, अपने लिए और भगत सिंह के लिए इन्होंने टिकट लिया 1st क्लास का, और राजगुरु के लिए 3rd क्लास का। क्यों लिया, क्योंकि वो नौकर के मतलब रोल में थे उस समय। अब ये टिकट लेके गए। अब वो जब स्टेशन में पहुंचे टिकट लेके, तो जो आज़ाद थे, आज़ाद वहाँ पहले से ही जो है मतलब एक साधु का वेश बना के बैठे थे। अब इन्हें देखकर आज़ाद भी इनके साथ हो लिए। अब अंग्रेजी सरकार के एक अधिकारी की इनकी नज़र भगत सिंह पर पड़ी, और उसे कुछ शक हुआ कि ये भगत सिंह के चेहरे की तरह लग रहा है लड़का, जरूर ये भगत सिंह है। तो वो जो है ध्यान से उसे भगत सिंह को देखने लगा। अब दुर्गा भाभी को हुआ शक कि जरूर इसने जो है ये पहचान लेगा। तो दुर्गा भाभी इतनी चालाक महिला थी कि अपने हाथ से सामान का थैला उन्होंने जमीन पर गिरा दिया ध्यान भटकाने के लिए। अंग्रेजी अधिकारियों का ध्यान भटका, और ध्यान भटकने के बाद उनका ध्यान थैले पर गया। इन्होंने अपना थैला समेटा और फिर वापस ट्रेन में चली गई। पर उन्हें लगा कि जो है जान छूट गई, पर ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजी अधिकारी जो था वो भगत सिंह पर इतना शक हुआ उसे कि पीछे पीछे वो ट्रेन के 1st क्लास डिब्बे में चढ़ाया, और चढ़ने के बाद वो उनके कैबिन में घुसकर भगत सिंह को ध्यान से देखने लगा। और इनका लड़का जो था सची, वो रो रहा था। अब दुर्गा भाभी को लगा कि जरूर ये पहचान लेगा ऐसे। तो इन्होंने अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का परिचय देते हुए क्या किया, जो इनका लड़का था सची को अंग्रेजी अधिकारी के हाथ में थमा दिया। अब वो जोर जोर से रोने लगा। तो अंग्रेजी अधिकारी जो है घबरा गया बच्चे को देखकर। उसे लगा होगा कि यार ये महिला जो है मतलब फैमिली वाली महिला है, पारिवारिक महिला है, ये क्या मतलब किसी की क्रांति में शामिल होगी। तो वो जो है घबरा के बच्चा हाथ में पकड़ा के इनके चला गया। अब ये जो है उस रात लाहौर से कलकत्ता पहुंच गए ये लोग। अब कलकत्ता पहुंचने के बाद, कलकत्ता में नए नए क्रांतिकारी थे, क्योंकि क्रांतिकारी तो पूरे देश में थे। तो कलकत्ता में ये जतीन्द्र नाथ दास से मिले। जतीन्द्र नाथ दास ने क्या था, बम बनाने की कला सिखाई। ये क्वेश्चन आता है कि जो है क्रांतिकारियों को बम बनाने की कला किसने सिखाई, तो जतीन्द्र नाथ दास ने। अब देखो ये बम बहुत समय से बना रहे थे, परीक्षण कर रहे थे भगवती चरण बोहरा के घर पर इन्हें सफलता नहीं मिल पाई। पर जब ये कलकत्ता पहुंचे तो जतीन्द्र नाथ दास ने बम बनाना सिखाया। अब उसके बाद क्या था, कुछ समय के बाद दुर्गा भाभी तो वापस लाहौर आ गई, लाहौर आके रहने लगी। और ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं रुक गए। भगत सिंह और जो है राजगुरु और आज़ाद ये सब लोग वहीं पर रुक गए, और बाद में जो बटुकेश्वर दत्त भी वहीं पर पहुंच गए। फिर क्या था, फिर इन्होंने भगत सिंह ने जो है
मतलब क्रांति को जगाने के लिए देश में लोग जो है मतलब भूलते जा रहे थे। बस एक दिन अखबार में आता, एक दिन याद रखते, अगले दिन फिर भूल जाते। तो भगत सिंह के मन में योजना है कि क्यों ना लोगों के मन में, जो हमारे युवा हैं देश के, उनके मन में जो है क्रांति की आग जलाई जाए। तो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने जो है एक फैसला किया कि हम जो है केंद्रीय असेंबली जो कि दिल्ली में थी, वहाँ पर बम फेंकेंगे। तो बम फेंक के हम लोगों को दिखाएंगे, हम जो है लोगों को दिखाएंगे कि जो है मतलब हम युवा भी आगे आके इसमें काम कर सकते हैं। तो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका। ये क्वेश्चन आता है कि बम कब फेंका, तो ये बम फेंका इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने खाली बेंचों पर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां पे बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के जोर से नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वहां पे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और अंग्रेज अधिकारियों से कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमारा सिर्फ लक्ष्य है बहरों को सुनना। बहरों को सुनने से मतलब कि जो लोग देश में हमारे क्रांतिकारी भाई जो बहरे हैं, जो क्रांति की लोग को, जो क्रांति की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, वो उन्हें सुनाना है। तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। अब गिरफ्तारी देने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करके इन्हें रखा कहाँ, तो उन्हें लाहौर ले जाया गया गिरफ्तार करके। लाहौर में 2 जेल थी, एक थी सेंट्रल जेल और एक थी बोस्टन जेल। तो इन्हें जो है बोस्टन जेल में रखा गया। अब बोस्टन जेल के बाद रखने के बाद इन्हें जो है सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाना था। अब जब दुर्गा भाभी को रेडियो के माध्यम से ही सूचना मिली कि उनके देवर, जो प्रिय देवर थे इनके, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उन्होंने रात में योजना बनाई कि जो है हम इन दोनों लोगों को छुड़ाएंगे बाहर, इन दोनों लोगों को हम बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालने के लिए क्या था, योजना बनाई कि बम फेंक कर इन्हें बाहर निकाला जाएगा। इन्हें जो है बम फेंका जाएगा, रास्ते में बम फेंक कर बाहर निकाला जाएगा। फिर क्या था, फिर जो है बम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बम बनाने की प्रक्रिया में क्या था, बम बने किसके घर पर, भगवती चरण बोहरा के घर पर, क्योंकि बम बनाने की कला ये सचिन नाथ बोस ने सबको सिखाई दी थी। तो ये सब लोग जो है बम बनाने जुट गए कि भाई बम फोड़कर भगत सिंह को जब बोस्टन जेल से सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा तब रास्ते में छुटाएंगे। फिर क्या था, बम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और बम जब बन चुके तो बम की जो है परीक्षण करने के लिए मतलब इन लोगों ने सोचा, भगवती चरण बोहरा ने, राजगुरु ने और सुखदेव वगैरह ने, उन्होंने कि जो है मतलब बम का परीक्षण करा जाए। तो बम का परीक्षण करने के लिए ये नदी के किनारे गए, नदी के किनारे गए और नदी के किनारे पे क्या था, इन्होंने जो है कई सारे बम बनाए थे, परीक्षण कर रहे थे, 2-3 बम उसमें से ले गए, पर एक बम का जो है ट्रिगर ढीला था। अब इसमें जो मतलब कुशलता हासिल थी वो थी भगवती चरण बोहरा को, बम बनाने की कुशलता इन्हें बहुत ज़्यादा हासिल थी। तो इन्होंने क्या करा, नदी के किनारे मतलब और लोगों से बोले कि भाई इस बम का परीक्षण जो तुम नहीं करोगे, इस बम का परीक्षण मैं करूँगा, क्योंकि इसका ट्रिगर ढीला है, हो सकता है तुम्हें कुछ हानि हो जाए, तो उसका परीक्षण मैं करूँगा। अब इन्होंने जैसे ही बम जो है मतलब उसका लीवर खींच के बाहर फेंकना चाहा तो बम का लीवर उसका ढीला था, तो बम इनके हाथ में ही फट गया। और हाथ में फटने के बाद इनकी इतनी बुरी दुर्दशा हुई कि इनका हाथ जो है यहाँ से पूरा का पूरा मतलब फट गया, ये हाथ पूरा, और इनकी पेट की आंतें जो है बाहर आ गई और तत्काल इनकी मृत्यु वहाँ पे हो गई। अब फिर जो है जब ये लोग वापस आए तो वापस आने के बाद दुर्गा भाभी ने देखा, दुर्गा भाभी देख रही थी कि भाई जो है इनके पति जो है मतलब जो इनके पति थे वो वापस नहीं आए, बाकी सब लोग वापस आ गए। इन्होंने बाकी इनके साथियों से पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने अपनी नज़रें जो हैं मतलब नीचे झुका ली। वो समझ गए कि हाँ जो है इनके पति अब कभी वापस नहीं आएंगे। अब वहाँ से क्या हुआ, तो ये क्वेश्चन में आता है कि भगवती चरण बोहरा की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये कहीं पे किसी क्वेश्चन में कहीं पे अफवाह भी पड़ी होगी शायद आपने कि इन्हें जो अंग्रेज सरकार ने मतलब मारा था या शूट किया, तो ऐसा नहीं है। इनकी मृत्यु जो हुई थी बम का परीक्षण करते समय हुई थी। बम फेंक रहे थे ये, तो ट्रिगर ढीला होने के कारण हाथ में इनके बम फट गया, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो आगे क्या बताता हूँ मैं। अब देखो फिर क्या था, जब भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, तो ये वीरांगना ऐसी महिला थी जो अपने पति की मृत्यु पर भी ना दुख नहीं हुआ। जब इनके पति मरे, भगवती चरण बोहरा का मतलब बम परीक्षण करते समय हाथ में बम फटा, तो इन्होंने कहा कि वो मरे नहीं हैं, वो शहीद हुए हैं और शहीद कभी नहीं मरता, इनके ऐसे वचन थे। अब देखो उसके बाद क्या था, ये मतलब इतनी बहादुर थी ये महिला कि पति की मृत्यु के बाद भी जो है अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां उन्होंने चालू रखी। और ये भगत सिंह से जेल में उनकी चाची बनकर मिलने जाती थी और अपने कान के नीचे पर्ची दबा के लेके जाती थी, भगत सिंह को पकड़ा देती थी। जो भी सूचना होती थी क्रांतिकारी संगठन की, इनकी HSRA की, तो वो सूचना मतलब उन्हें पहुँचाई थी। अब क्या था, जब भगत सिंह भी जेल में चले गए, इनके पति की मृत्यु हो गई और बटुकेश्वर दत्त भी जेल में थे, तो राजगुरु सुखदेव बेचारा अकेले बचे। तो जो है ये जो है मतलब लीडर बन गई थी एक तरीके से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन की। तो ये मुख्य रूप से काम कर रहे थे उसके लिए। तो सारी सूचनाएं भगत सिंह को चाची बनकर जाती थी और जेल में भगत सिंह को देख आती थी। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या था, 7 अक्टूबर को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 7 अक्टूबर को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई।
कि भाई भगत सिंह को जो है 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। अब जब ये सूचना इन्हें मिली रेडियो के माध्यम से कि दुर्गा भाभी को, तो दुर्गा भाभी ने क्या कहा, दुर्गा भाभी ने बदला लेने की ठानी कि हम जो है अंग्रेज सरकार से हम बदला लेंगे। इतनी वीरांगना थी कि डरती खिचड़ी नहीं थी, जासूसी काम करा, बंदूक चलानी सीखी। अब देखो बंदूक चलानी इनसे नहीं आती थी, जब ही इनकी शादी होकर आई थी तो इन्हें जो है हथियार का प्रयोग करना नहीं आता था। इन्हें बंदूक चलाना भी इनके पति भगवती चरण भौरा ने सिखाया था। उन्हें पता था कि कभी ना कभी मेरी शहादत हो जाएगी तो जो है मेरी पत्नी को जो है हथियार चलाना आना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है एक दिन इन्हें पिस्तौल लाकर भेंट करी। अब ये देखकर चौंक गई कि जो है गोद में छोटा बच्चा था इनका सची और हाथ में पिस्तौल, पर इन्होंने जो है बंदूक चलाना सीखा, फिर भी मतलब बंदूक चलाना सीखा। इनके पति ने बंदूक चलाने ने सिखाई और सीखने के बाद जो है इतनी अच्छी जो है बंदूक चलाना सीख गई, पिस्तौल चलाना सीख गई, तो बहुत अच्छी निशानबाज बनी। फिर क्या था, 7 अक्टूबर को जो है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। तो उन्होंने योजना बनाई कि हम जो है भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाने का बदला जो है बॉम्बे के गवर्नर को गोली मार कर लेंगे। अब बॉम्बे को गवर्नर को गोली मारने का जो है इन्होंने योजना रणनीति बनाई। उसमें शामिल कौन कौन था, तो उसमें दुर्गा भाभी के साथ में बैसम पायन और यशपाल, ये 2 लोग और शामिल थे। अब ये जो है कार में मतलब बॉम्बे के गवर्नर को गोली मारने के उद्देश्य से कार लेकर ये गए लोग। अब जो है सेंट्रल हॉल के बाहर ये पहुंचे, संसद के बाहर, तो वहां पे बहुत ज़्यादा सख्त पहरा था, तो अंदर घुसना नामुमकिन था लगभग एक तरीके से। अब आनंद फानंद में जब ये अंदर नहीं जा पाए तो ये गेट के बाहर खड़े रहे, प्रतीक्षा करी, इन्होंने घंटों प्रतीक्षा करी बॉम्बे के गवर्नर के बाहर आने की, पर वो बाहर नहीं आ पाया। उसकी जगह एक और अंग्रेज अफसर बाहर आया, तो इन्होंने जो है इन्होंने सोचा कि भाई चलो किसी को तो मारे, कोई अंग्रेज तो मारे, तो उन्होंने जो है गोली से अंग्रेज अफसर के मार दी और अंग्रेज अफसर की गोली मारी और वहां से ये कार लेके भागे, बैसम पायन, यशपाल और दुर्गा भाभी। और जल्दबाजी में जिस कार से ये भागे थे उस कार में भागते भागते निकलते समय इनकी साड़ी का एक टुकड़ा जो है कार में फंसा रह गया। अब बाद में जब इन्होंने घर देखा तो रेडियो पर समाचार कुछ घंटे बाद ही आया कि जो अंग्रेज अफसर था, हालांकि वो अफसर मरा नहीं था, अफसर गोली से मात्र इनके घायल हुआ था, तो उस अफसर के मतलब जो घटना जो हुई है ये जिसमें जो गोलीबारी चली है, तो इसमें एक महिला का हाथ है, उसकी पहचान करी है इनकी काली साड़ी के पल्लू, उसका पल्लू थोड़ा काली साड़ी का फट के जो है कार में रह गया था फंसा हुआ, तो उससे पहचान करी गई। अंग्रेज अफसरों ने जो है इनके पुराने फोटोओं से मतलब मिलान करा इनकी साड़ी का और पहचान हुई इनकी कि इनकी जो मतलब अंग्रेज अफसर को जो गोली मारी है वो मारी है दुर्गा देवी बोहरा नाम की एक महिला ने। अब इनकी जो है ढूंढेर मतलब इनकी छानबीन होने लगी पूरे देश में। फिर क्या आता है फिर ये बॉम्बे में जो है क्रांतिकारी को घर में छुपने लगी, कभी इसके क्रांतिकारी के घर में, कभी उस क्रांतिकारी के घर में, छोटा बच्चा था इनके हाथ में। अब बहुत ज़्यादा ये मतलब अंग्रेज अधिकारी जो है ना परेशान करने लगे, भेष बदलने में बहुत माहिर थी हैं। कभी जो है बूढ़ी औरत का भेष इन्होंने बदला, कभी जवान का, कभी लड़की का, कभी किसी का, कभी किसी का, इन्होंने जो है भेष बदलकर काफ़ी समय तक मतलब ये सरकार अंग्रेजी अधिकारियों से, पुलिस से जो है छुपती रही। अब लास्ट में तंग आकर, कारण क्या था इनका समर्पण करने का, कारण ये था कि ये अंग्रेज सरकार अधिकारियों के मतलब प्रताड़ित करने से ना ये जो है अपना काम पूरा सही से कर पा रही थी और ना ही जो है खुलकर सामने आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है आत्मसमर्पण कर दूं, उससे क्या होगा, मुझे जो है या तो सजा हो जाएगी या फांसी हो जाएगी। इनका सपना था कि जैसे अभी देखो इन्होंने समर्पण क्यों करा, क्योंकि ये जो है अंदर से टूट चुकी थी। क्यों टूट चुकी थी, क्योंकि इनका जो प्रिय देवर था भगत सिंह को फांसी दे दी गई। फांसी कब दी, ये क्वेश्चन आता है। तो भगत सिंह को 24 अक्टूबर 1931 को फांसी दी जानी थी, पर उनकी फांसी और फांसी सुनाने के लिए जज कौन थे, तो देखो जो फांसी सुनाने के लिए जज थे पहले, उनका नाम था जस्टिस आगा हैदर ट्रिब्यूनल। ये जो है जस्टिस आगा हैदर ट्रिब्यूनल, ये जो है भारतीय थे, पर जब इन्हें सुनाया गया इनका मतलब भगत सिंह की फांसी का जब मुकदमा लिखा तो साइन करने के लिए इनसे कहा गया, तो इन्होंने साइन करने से मना कर दिया गया। और जब ब्रिटिश सरकार ज़्यादा दबाव इन पर पड़ा, मतलब दबाव बनाने लगे ब्रिटिश सरकार के अधिकारी, तो इन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा भाई मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, पर भगत सिंह जैसे देशभक्त को फांसी नहीं दूंगा। उसके बाद क्या था, फिर इनकी फांसी का जो मुकदमा लिखा वो लिखा जस्टिस जेसी हिल्टन ने, ठीक है, हिल्टन नामक एक जज था, तो उसने इनकी फांसी का जो है मुकदमा लिखा, जगत सिंह की हस्ताक्षर करे, उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई। अब देखो इन्हें तो फांसी दी गई, इनके साथ साथ में चंद्रशेखर आजाद जो कि अल्फ्रेड पार्क में मारे गए 27 फरवरी को। ये क्वेश्चन में आता है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी, तो 27 फरवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। अब जो ध्यान रखना, इन्होंने जो अपने शूट करा था चंद्रशेखर आजाद ने, तो वो पिस्तौल भी चंद्रशेखर आजाद को क्या बोलते हैं दुर्गा भाभी ने दी थी गिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये शायद आपने ना पढ़ा हो कि चंद्रशेखर आजाद के हाथ में जो पिस्टल होती थी छोटी वाली, उस पिस्टल से जो उन्होंने अपने आप को शूट करा था अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में अभी कि अल्फ्रेड पार्क में किसकी मृत्यु हुई थी, तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, तो वो पिस्तौल भी दुर्गा भाभी ने ही उन्हें दी थी। तो चंद्रशेखर आजाद मर चुके थे
और भगत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, और इनके जो पति थे भगवती चरण बोहरा वो भी शहीद हो चुके थे। ये तीनों शहीद हो गए, तो अंदर से टूट चुकी थी पूरी तरीके से। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने छोटे पुत्र नवजात जो बच्चा था इनका, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उस बच्चे को उन्होंने जो है बम्बई में अपने क्रांतिकारी भाइयों के पास छोड़ा, और सरकार इन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। देखो कितने वीरांगना महिला थी ये, महिलाओं का बहुत बड़ा इतिहास है। अब आजकल क्या, आजकल महिलाओं को जो है कम आंकने लगे हैं आजकल के, पहले से आंकते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में तो खैर इतना नहीं है, महिलाएं इक्वल हैं, बराबर दर्जा हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी आज अभी जो है कहीं कहीं पर मतलब ऐसी प्रथा है कि महिलाओं को जो है पुरुषों से कम समझते हैं। पर मैं मानता हूँ कि महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। आजकल कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं जो है आगे बढ़ रही हैं। अब आपने देखा होगा हमारी ITBP में महिलाएं शामिल हो गई हैं। अब जो है अपनी लेखरा देखो, गोल्ड मेडल जीत लिया पैरालंपिक में, कितने बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और जो है श्रीजा बांदला जो है अंतरिक्ष में पहुंच चुकी दोबारा। तो महिलाएं आजकल किसी क्षेत्र में कम नहीं है। हमें जो है महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और उनका इतिहास हमारे देश का मतलब इतना बड़ा दुर्भाग्य समझो कि देश का दुर्भाग्य समझो, या हमारा खुद का दुर्भाग्य समझो कि हमें जो है गांधी परिवार का इतिहास तो किताबों में इतना पढ़ाया गया कि कूट कूट के उनके नाम पर सैकड़ों संस्थाएं चल रही हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, पर जो असल में जो ये योग्य हैं इनके, जिन्होंने अपना जीवन का त्याग कर दिया, अपने छोटे बच्चे को तक नहीं देखा, उनके बारे में किताब में कहीं कुछ नहीं मिलता है। किसी स्कूल के विद्यालय के सिलेबस में जो है इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इनके नाम पर ना ही कोई स्कूल है, ना ही विश्वविद्यालय है, ना ही कोई ट्रस्ट है, कुछ इनके नाम पर नहीं है। और यहाँ तक कि इनकी जयंती को तक नहीं मनाती है सरकार। कितने बड़े शर्म की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक हों, और इन जो हमारे जो मतलब ये वीर सपूत हैं, ये जो वीरांगनाएं हैं, इनको जो इनके सम्मान की हकदार हैं, योग्य हैं, तो इन्हें सम्मान इनका मिलना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा आज का मकसद यही है कि जो हमारी वीरांगना थी, महान वीरांगना, जो मानता हूँ झांसी की रानी के बाद जिनका इन्हीं का नाम आता, तो इन्हें जो है इनका सम्मान मिलना चाहिए। अब इन्होंने क्या करा, देखो इन्होंने जो है बॉम्बे के गवर्नर को गोली मारने के लिए लेमिंगटन रोड पर जो है दुर्गा भाभी ने गोली मारी किसी अंग्रेज अधिकारी को। अब वो घायल हुआ। अब जो है जब अंग्रेज अधिकारी ने ज़्यादा परेशान करने लगे, इनकी साड़ी के टुकड़े से इनकी शिनाख्त हुई, तो इन्होंने जो है अंग्रेज अधिकारियों के पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण किया। अब वहाँ पे इन्हें जो है 3 वर्ष की जेल हुई। 3 वर्ष की जेल क्या हुई, 3 वर्ष जेल का तो नाम था, 3 वर्ष के लिए नज़रबंद रखा गया, मतलब दूसरों की नज़रों से बिल्कुल छुपा के न रखा गया। फिर क्या था, फिर जो है जब ये जेल से छूटी तो ये क्वेश्चन आता, देखो 1935 में इन्होंने जो है टीचर की यानी कि एक अध्यापिका की नौकरी करी। कहाँ पे करी, प्यारेलाल कन्या विश्वविद्यालय। कन्या विद्यालय कहाँ पर, गाजियाबाद में। गाजियाबाद में एक प्यारेलाल कन्या विद्यालय है, वहाँ पे जाके इन्होंने एक अध्यापिका की नौकरी करने लगी। मतलब बच्चों को पढ़ाना इनके पति ने इन्हें सिखा दिया था, शिक्षा ने दी थी उच्च स्तर की, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू करा। फिर क्या था, उसके बाद ये प्यारेलाल कन्या विद्यालय से चली गई, लौट के वापस जो है ये अपने घर आई, और आगे इन्होंने दिल्ली में आकर कांग्रेस में काम करने लगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गई। पर कुछ समय कांग्रेस में काम करने के बाद इन्हें ये एहसास हुआ कि कांग्रेस जो है इतना अच्छा संगठन नहीं है कि देश को आज़ाद करा सके या देश के हित में कुछ काम कर सके। इन्हें मतलब लगा इन्हें, तो उन्होंने जो है 1937 में कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे दिया। अब त्याग पत्र देने के बाद क्या था, ये 1940 में ये जो है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस के, लखनऊ मतलब जाकर रहने लगी, और लखनऊ में लखनऊ पब्लिशिंग हाउस के बराबर में एक स्कूल उन्होंने खोला, ठीक है। और मात्र 5 बच्चों के साथ उन्होंने अपने स्कूल की मतलब वो स्थापना करी थी। अब बाद में ये स्कूल जाकर इतना बड़ा हुआ कि वो स्कूल लखनऊ मेमोरियल कॉलेज के नाम से अभी तक जाना जाता है। अभी तक जो है ये स्कूल, अगर आप जाओगे लखनऊ तो लखनऊ मेमोरियल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद लास्ट में इनका अंत कैसे हुआ, मतलब अंत का मतलब इन्हें जो है मृत्यु की प्राप्ति कैसे हुई, तो 15 अक्टूबर 1999 को जब कारगिल हमारा युद्ध हुआ था, उस वर्ष ये महान वीरांगना जो है हम सबको छोड़कर 92 वर्ष की उम्र में पूरे भारत को अलविदा कह गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब देखो ये जो है वीरांगना के बारे में आपको बताया है। अब आपको तय करना है कि इनके बारे में हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, इनका इतिहास का किताबों में रखने लायक है या नहीं है। जैसे मैं मानता हूँ और महिलाओं को सम्मान मिला, मेरा भी मानना यह है कि इस दुर्गा भाभी को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण बोहरा के जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने ऐसी जासूसी के कारनामे किए, मैं मानता हूँ आज के दौर में उस कारनामे को करने के लिए आदमी 100 बार सोचेगा। जी अपने ना प्राणों की इन्होंने अपने परवाह करी, ना अपने पुत्र जो उनका बहुत छोटा पुत्र था सची, ना उसके प्राणों की परवाह करी। और हालांकि इनके पति की मृत्यु पर भी इनकी आंख से एक आंसू नहीं बहा, और इन्होंने कहा कि शहीद मरते नहीं है, शहीद अमर हो जाते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी जो है वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, किसी विषय पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे तो उस टॉपिक पर जो वीडियो बनाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।